So hey guys, welcome back to my new video. Today is very informative video for the law students or for an lawyers, and it is related to the CPC Code of Civil Procedure 1908, and we'll talk about the topic parties to suit. First, we'll talk about the suit. Suit क्या होता है? Suit under section 26. Every suit shall be instituted by the presentation of a plaint or in such other manner as may be prescribed. इसे सूट बोलते हैं। जो भी सूट इंस्टीट्यूट करा जाता है एक प्लेंट के द्वारा कोर्ट के अंदर, उसे हम सूट बोलते हैं। ये डिस्क्राइब करा गया है हमारे सेक्शन 26 में सीपीसी में। हर प्लेंट फैक्ट से प्रूव करा जाएगा। हर प्लेंट फैक्ट्स जो रहेंगे उसके प्लेंट के अंदर वो प्रूव्ड करे जाएंगे सारे एफिडेविट के द्वारा। तो इसे हम बोलते हैं सूट। सूट के अंदर क्या क्या एसेंशियल चीज़ होनी चाहिए? एसेंशियल ऑफ सूट, फर्स्ट अपोजिंग पार्टी, दो पार्टी होनी चाहिए उसमें। सब्जेक्ट मैटर, किस मैटर के ऊपर है। कॉज ऑफ एक्शन क्या हुआ है। फोर्थ इज रिलीफ, किस बेस पे रिलीफ मांग रहे हैं। तो ये हमारे एसेंशियल होते हैं सूट्स के। अब हम आते हैं पार्टीज टू सूट। कौन कौन पार्टी होती हैं सूट के अंदर, ये हमें दिया गया है अंडर ऑर्डर 1 फर्स्ट शेड्यूल। तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ। हम हमेशा सेक्शन और ऑर्डर पढ़ते हैं एक साथ। पार्टीज टू सूट के अंदर फर्स्ट ऑर्डर में रूल हमारे दिए गए हैं 13 रूल दिए गए हैं ऑर्डर 1 के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर 1 पार्टीज टू सूट। तो रूल 1 क्या बोलता है? हु मे बी जॉइंडर एज प्लेंटिव। कौन कौन जॉइंडर हो सकता है प्लेंटिव के अंदर? तो जितने भी पर्सन है, जितने भी ज्वाइन करा है सूट के अंदर, ऑल पर्सन में बी ज्वाइंड इन वन सूट। मतलब कि सारे पर्सन ज्वाइन कर सकते हैं एक सूट के अंदर, जहाँ पर पहला पॉइंट एनी राइट टू रिलीफ और अराइजिंग आउट ऑफ सेम एक्ट और ट्रांजेक्शन। मतलब कि कोई भी सेम राइट हो जिस पे वो रिलीफ मांग रहे हो, या फिर कोई सेम ट्रांजेक्शन हो, या फिर सेम एक्ट हो उन पर्सन का। Second, if such person brought separate suit of any common question of law। अगर कोई पर्सन सेपरेट सूट लेके आए, अलग अलग सूट लेके आए, और उनका कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ है और फैक्ट है, तो वो जॉइंडर हो सकते हैं एक उसमें प्लेंटिव के। तो ये हमारा रूल 1। रूल 2 क्या बोलता है हमारा? रूल 2, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स। पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल। तो इसका मतलब क्या है? कोर्ट के पास पावर है कि वो सेपरेट ट्रायल के लिए ऑर्डर कर सकती है। अगर कहीं भी कोर्ट को ये अपीयर होता है, ये लगता है कि कोई भी में एम्ब्रेस और डिले कर सकती है, मतलब कि कोई भी पार्टी डिले कर सकती है प्रोसीडिंग्स में या फिर ट्रायल में ऑफ द सूट, तो कोर्ट दोनों में से किसी को भी ऑर्डर कर सकती है कि सेपरेट ट्रायल आप करिए। तो ये हमारा दिया गया है और रूल 2 के अंदर, ऑर्डर 1 रूल 2। लेट्स टॉक अबाउट द रूल 3, whom may be joined as डिफेंडेंट। पहले वहाँ पर हमें प्लेंटिफ की बात करी थी, कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। अब यहाँ पर बात करी गई है डिफेंडेंट की, कौन कौन ज्वाइन कर सकता है एज ए डिफेंडेंट। इसमें भी पूरा सेम है कि वो सारे पर्सन ज्वाइन कर सकते हैं एज ए डिफेंडेंट जिसका सेम राइट टू रिलीफ या फिर सेम ट्रांजैक्शन, सीरीज ऑफ एक्ट, ये सब दोनों का हो तो वो ज्वाइन कर सकते हैं एज ए डिफेंडेंट। दोनों सेम है, प्लेंटिफ का भी और डिफेंडेंट का भी। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ये एनी राइट टू रिलीफ और सेम ट्रांजैक्शन। सेकंड पॉइंट, जो भी अलग अलग सेपरेट सूट लेके आया जिनका क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अराइज होता है, तो वो एज ए डिफेंडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं जॉइंडर्स ऑफ डिफेंडेंट। रूल 3A। रूल 3A क्या बोलता है? जैसे रूल 2 में बोला गया था कि पावर है कोर्ट के पास कि वो ऑर्डर कर सकते हैं सेपरेट ट्रायल, ऐसे ही रूल 3 में और कोर्ट के पास ये पावर है, वो ऑर्डर कर सकता है सेपरेट ट्रायल वेयर जॉइंटर और डिफेंडेंट एम्ब्रेस और डिले द ट्रायल। मतलब कि अगर उसे कहीं लगता है कि ये पार्टी डिले कर देगी या फिर एम्ब्रेस करेगी सूट को, ट्रायल को, तो वो ऑर्डर कर सकते हैं सेपरेट ट्रायल चलाने के लिए। ये है रूल 3A। अब आता है रूल 4। रूल 4, कोर्ट के पास पावर है कि वो जजमेंट दे सकती है। रूल 4 इसके बारे में बात करता है। कोर्ट के पास पावर है कि वो जजमेंट दे सकता है
द जजमेंट मे बी गिवन विदाउट एनी अमेंडमेंट फर्स्ट फॉर वन और मोर प्लेंटिफ एंटाइटल टू रिलीफ, सेकंड अगेंस्ट वन और मोर डिफेंडेंट अकॉर्डिंग टू हिज लाइबिलिटी, मतलब कि जजमेंट दे सकता है अगर अगेंस्ट वन और मोर डिफेंड मतलब एक को या फिर ज़्यादा डिफेंडेंट को अकॉर्डिंग टू हिज लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग। रूल 5 क्या बोलता है, डिफेंडेंट नीड नॉट बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम, मतलब कि ज़रूरी नहीं है डिफेंडेंट हमेशा इंटरेस्टेड रहेगा कि रिलीफ क्लेम करने के लिए। इट शैल नॉट बी नेसेसरी that every defendant shall be interested as to all the relief claim है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। रूल 5 बहुत ही नॉर्मल और सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। रूल 6 जॉइंडर ऑफ पार्टीज लाइबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि पार्टी जो है जॉइंटर बना सकती है, मतलब ज्वाइन कर सकती है अगर उनका सेम कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ, हुंडीज हुआ, प्रोमिसरी नोट हुआ। जैसे कि देखो इसमें लिखा हुआ द प्लेंटिफ में ऑप्शन जॉइन एज पार्टी टू द सेम सूट ऑल और एनी ऑफ द पर्सन वे जॉइंटली एंड सेवरली लायबल ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग पार्टी एक्सचेंज हुंडीज एंड प्रोमिसरी नोट। तो ये था रूल नंबर 6 के अंदर, ऑर्डर 1 रूल 6। रूल 7 क्या होता है, व्हेन प्लेंटिफ इज इन डाउट, मतलब कि जब एक प्लेंटिफ ही डाउट में है कि किससे उसे क्लेम मांगना है, तो इसमें क्या होगा, वेयर द प्लेंटिफ इज इन डाउट एज टू पर्सन फ्रॉम whom he is entitled to obtain redress he may join two or more defendant in order that the question as to which of the defendant is liable, मतलब कि वो ज्वाइन कर सकता है एक या फिर एक से ज़्यादा डिफेंडेंट को, और जो पता कर सकता है कि वो किससे अपना लाइबल, किससे वो लाइबल है, मतलब कौन देगा। रूल 8 ऑर्डर 1 वन पर्सन में sue और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पर्सन, इसका मतलब है एक पर्सन जो है सबके बिहाफ पे sue भी कर सकता है और डिफेंड भी कर सकता है और सबके बिहाफ पे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है वेयर देर आर न्यूमरस पर्सन, मतलब कि जहाँ पर बहुत सारे पर्सन, न्यूमरस पर्सन का मतलब जहाँ पर बहुत सारे पर्सन हैं, हैविंग द सेम इंटरेस्ट इन वन सूट, और जिनका सेम इंटरेस्ट है एक ही सूट के अंदर, तो वो क्या कर सकते हैं, वन और मोर ऑफ सच पर्सन में विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, मतलब कि कोर्ट की परमिशन लेके स्यू कर सकते हैं और सूट, और मे डिफेंड सच सूट, और डिफेंड भी कर सकते हैं वो सूट को ऑन बिहाफ ऑफ और फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल पर्सन इंटरेस्टेड। तो इसका मतलब ये है एक पर्सन जो है सबके बिहाफ पे सूट को फाइल कर सकता है, सूट को कर सकता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट, द कोर्ट में डायरेक्ट दैट वन और मोर ऑफ सच पर्सन में sue or sued or may defend such suit on behalf of for the benefit of person so interested, ये वही है। नेक्स्ट पॉइंट अब इसी में ही है, मैं आपको बहुत समरी दे के बिल्कुल समझा रहा हूँ बहुत नॉर्मली भाषा में। नेक्स्ट, एट द प्लेंटिफ एक्सपेंस, प्लेंटिफ के एक्सपेंस से वो नोटिस दिया जा सकता है, ये लिखा हुआ है हमारे इस पॉइंट में। हाँ, तो एट द प्लेंटिफ एक्सपेंस गिव नोटिस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट टू ऑल पर्सन सो इंटरेस्टेड इधर बाय पर्सनल सर्विस, ठीक है। अब ये जो रूल 8 हमने पढ़ा, इसका क्या ऑब्जेक्ट है कि ये क्यों करा गया है, जिससे कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग अवॉइड करी जा सके, दूसरा डिले को बंद करा सके, मतलब कि प्रिवेंट्स फ्रॉम डिले, तीसरा फैसिलिटेट डिसीजन। तो ये 3 ऑब्जेक्ट है इस रूल को लाने के लिए, 8 रूल। क्या क्या चीज़ इसमें असेंशियल है, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, फर्स्ट न्यूमरस पर्सन, सेम इंटरेस्ट, देन परमिशन फ्रॉम कोर्ट, नोटिस टू पार्टीज। अब इसी रूल में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेसेसरी और प्रॉपर पार्टीज। नेसेसरी और प्रॉपर पार्टीज क्या होता है, नेसेसरी पार्टीज वो होती है जो जिनका जो प्रेजेंस होता है इंडिस्पेंसिबल होता है, जिनके ऊपर रिलीफ जो है सोट करी जाती है अगेंस्ट हिम, विदाउट हिम, मतलब कि उसके अलावा कोई भी इफेक्टिव ऑर्डर पास नहीं करा जा सकता, ठीक है। इसमें एक केस है हरदेवा वर्सेस इस्माइल, ये आप लिख के आएंगे तो बहुत अच्छे स्कोर करेंगे आप। नेक्स्ट इज प्रॉपर पार्टीज, वो नेसेसरी पार्टीज होते हैं। प्रॉपर पार्टीज क्या होते हैं, जो इंडिस्पेंसिबल नहीं होते, जिनका इफेक्टिव ऑर्डर पास कराया जा सकता है उनके प्रेजेंस में। प्रेजेंस जो है नेसेसरी होती है कंप्लीट एंड फाइनल डिस्पोजल ऑफ प्रोसीडिंग, ये इसमें एक पॉइंट है रूल 8 के अंदर।
अब आता है रूल 9 क्या बोलता है? मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर। ऑर्डर 1 रूल 9 मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर। नॉन जॉइंडर कौन सा होता है? अ पर्सन हु इज नेसेसरी और प्रॉपर पार्टी, जो नेसेसरी है और प्रॉपर पार्टी है, नॉट बीन ज्वाइंड एज ए पार्टी टू ए सूट, जो मतलब कि ज्वाइन नहीं करे पार्टी को सूट के अंदर, उसे बोलते हैं हम नॉन जेंडर। सेकेंड पॉइंट इज मिस जेंडर। मैं आपको बहुत नॉर्मल भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है। मिस जेंडर बोलते हैं टू और मोर पर्सन, दो या फिर दो से ज़्यादा पर्सन आर ज्वाइंड एज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट अंडर रूल 1 and 3 एंड दे आर नीदर नेसेसरी नॉर प्रॉपर पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, सूट कैन नॉट बी डिसमिस्ड। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सूट जो है डिसमिस नहीं करा जा सकता, किस ग्राउंड पे? मिस जेंडर और नॉन जेंडर, ठीक है। तो ये बोला है हमारा रूल नंबर 9 में। ऑर्डर 1 रूल 10। रूल 10 क्या बोलता है? सूट इन नेम ऑफ रॉन्ग प्लेंटिफ। अगर सूट फाइल कर दिया है किसी रॉन्ग प्लेंटिफ के नाम से, ठीक है, इसका मतलब ये है, तो जहाँ पर अगर सूट जो है इंस्टीट्यूट करा गया है किसी रॉन्ग पर्सन के बिहाफ पे एज प्लेंटिफ, और वेर इट इज़ डाउटफुल, और ये डाउटफुल है वेदर इट हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड द नेम ऑफ राइट प्लेंटिफ, कि या अगर कोर्ट को ये डाउट है कि क्या ये इंस्टीट्यूट कराया गया है राइट प्लेंटिफ के नाम से, तो क्या होगा? द कोर्ट में एट एनी स्टेज, कोर्ट जो है किसी भी स्टेज पे ऑर्डर कर सकता है किसी को पर्सन को टू बी सब्स्टिट्यूटेड और एडेड एज प्लेंटिफ। अब सब्स्टिट्यूटेड और एडेड प्लेंटिफ क्या होता है? ऐड भी कर सकता है, सब्स्टिट्यूट भी कर सकता है। अब इसी 10th पॉइंट में ही स्ट्राइक आउट और एड पार्टीज। स्ट्राइक आउट क्या होता है और एड पार्टीज क्या होता है? स्ट्राइक आउट होता है इम्प्रॉपरली ज्वाइन, जिन्होंने इम्प्रॉपरली ज्वाइन करा है। एड पार्टीज क्या है? जो नेसेसरी है फॉर एडजुडिकेशन, वो पार्टीज जो एडजुडिकेशन के लिए नेसेसरी है, ठीक है। ये हमारा रूल 10 सब क्लॉज 2, ठीक है। रूल 10A। अब रूल 10A क्या बोलता है? कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो रिक्वेस्ट कर सकता है एनी प्लीडर टू एड्रेस इट, मतलब कि किसी को भी रिक्वेस्ट कर सकता है किसी भी प्लीडर को कि एड्रेस करो इसे। प्लीडर कौन होता है? जो भी किसी के बिहाफ पे लड़ रहा है, एडवोकेट हो गया, उसको बोल सकता है कि आप एड्रेस करो। एज टू एनी इंटरेस्ट इज लाइकली टू बी अफेक्टेड इन बाय इट्स डिसीजन ऑन एनी मैटर इन इशू, ठीक है। रूल नंबर 11, ऑर्डर 1 का रूल 11 क्या बोलता है? ठीक है, रूल 11 बहुत छोटा है। कंडक्ट ऑफ सूट। कंडक्ट ऑफ सूट मतलब कि किस तरीके से कंडक्ट करा जाएगा सूट, ये बोल सकते हैं कोर्ट। द कोर्ट में गिव द कंडक्ट ऑफ ए सूट टू सच पर्सन एज इट डीम प्रॉपर, मतलब कि जैसे उसे सही लगता है कोर्ट जो है ऑर्डर दे सकता है कि आप इस तरीके से कंडक्ट करो सूट को। रूल 12 क्या बोलता है? अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स और डिफेंडेंट फॉर अदर्स, मतलब कि अपीयरेंस दे सकते हैं सेवरल प्लेंटिफ की जगह एक जने और डिफेंडेंट की तरफ से भी। द अथॉरिटी शैल बी इन राइटिंग, जो अथॉरिटी रहेगी राइटिंग में साइंड करके पार्टी को, गिविंग इट एंड शैल बी फाइल्ड इन द कोर्ट, वो फाइल करा जाएगा कोर्ट के अंदर कि हमारी तरफ से एक हो रहा है, ठीक है। रूल 13 क्या बोलता है? ऑब्जेक्शन एज टू नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर। अब ऑब्जेक्शन जो हमने नॉन जॉइंडर मिस जॉइंडर हमने पढ़ा था कौन से रूल में? रूल नंबर 9 में पढ़ा था हमने। तो इसमें अगर हम कहते हैं ऑब्जेक्शन लगाया जाए तो ऑल ऑब्जेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ नॉन जेंडर और मिस जेंडर, मतलब कि जितने भी ऑब्जेक्शन उठाए जाएंगे किस ग्राउंड पे? नॉन जेंडर और मिस जेंडर पे पार्टीज पे, शैल बी टेकन एट द अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी, मतलब कि जितने भी ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे इनके उसमें वो हमेशा अर्लियर जो पॉसिबल अपॉर्चुनिटी हो, मतलब अर्लियर जो मतलब कि पहले से ही चल रही होंगे ट्रायल, तो वहीं पर ही ऑब्जेक्शन उठाया जाएगा। ये नहीं है कि आप बाद में जाके अपील में जाके ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप, वो फिर गलत माना जाएगा। तो ये था आज का कुछ हमारा टॉपिक सीपीसी का कि पार्टीज टू द प्लेंटिफ। ऑर्डर 1 आज हमने पढ़ा ऑर्डर 1 पार्टीज टू सूट, जिसमें कि रूल 13 दिए गए हैं। रूल 13
तो ये था हमारा कुछ आज का टॉपिक। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियोज़ के लिए बेल आइकन दबा दें।